नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना आप सभी का आपकी लाइव में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि आपको हमारा ये मेथड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हम डिलीवर करें। इसलिए रात के 12-12:15 बज चुके हैं और अभी भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस को स्कैन करके और आपके लिए कटिंग करके इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन अभी अति महत्वपूर्ण जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी हम जो बात करेंगे अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपसे कुछ 10-15 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बनाऊँगा जिनको हम बहुत ढंग से प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य है। ऑप्शन आर गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। कौन सही है? अब देखो, जब भी बात करता हूँ बौद्धिक स्तर, ये अपने आप में क्वालिटेटिव डेटा है। कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव डेटा। देखिए ध्यान रखना, माध्य कोई सा भी, चाहे गुणोत्तर हो, समांतर हो या हरात्मक हो, ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए अच्छे होते हैं। बहुलक हम बात करते हैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा अधिक है। पर बौद्धिक स्तर की जांच हेतु अगर बात करूँ, ये क्वालिटेटिव डेटा है और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल करना होगा माध्यिका का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर व्हाट इज सपोज टू बी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू बी व्हाट? सी। क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा को जब भी हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं माध्यिका से। तो इसका आंसर क्या है? सी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। बात समझ में आ गई आप सभी को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? समांतर माध्य के विभिन्न मूल्यों के विचलनों का वर्गों का जोड़ क्या होता है? अब देखो, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो आता है अगर यहाँ पे वर्गों नहीं होता, समांतर माध्य के विभिन्न मूल्यों के विचलनों का योग का जोड़ होता है, तो क्या लिखता मैं आंसर इसका? 0। करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? 0। एक क्वेश्चन तो ये पॉसिबल था। दूसरा, इसमें अपने पॉसिबिलिटी हमने लेके जनरेट करी कि समांतर माध्य के विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग का जोड़ होता है, वो क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट इसका आंसर होगा फिर न्यूनतम होता है, ठीक है। समांतर माध्य से जब dx बार स्क्वायर निकालोगे और उनका टोटल करोगे, दैट ऑलवेज व्हाट? सबसे कम आएगा कंपेयर टू अदर, किसी और दूसरी प्रॉपर्टी के। इस प्रॉपर्टी को बाकायदा मैंने प्रूव भी किया है हमारी एक वीडियो के अंदर, तो आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने ढंग से इसको समझाया है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बंटन के जहाँ सभी पद मूल्यों का आकार असमान हो। देखो सुनना, मैंने वर्ड इस्तेमाल करूँ असमान, यानी ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि अनइक्वल है, तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था x बार जो होता है वो बड़ा होता है किससे? gm से, और वो सबसे बड़ा होता है hm से। ये मेरा रिलेशन आपको समझाया भी है। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बड़ा और बराबर तब इसमें कहते हैं जब आपके पास असमान की जगह समान हो। समान हो तो इसका आंसर क्या होता है? ये असमान, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये रिलेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे असमान की जगह, फिर से कह रहा हूँ, असमान की जगह मान लीजिए यहाँ वर्ड होता समान, बोलिए ये समान होता, तो आंसर क्या होता मेरा? ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अगला देखिए, ये कह रहा है साहब, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य 20 है तथा बहुलक है, तो माध्यिका क्या होगी? आपको बता दूँ, मीन मीडियन मोड रिलेशन क्या था? z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार। अब आपको सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान रखनी होती है, कुछ नहीं, आपको मीडियन निकालना है। आपको z तो पता है कितना भैया? 18 इज इक्वल टू 3m माइनस 2 इंटू 20, 40 कर दो डायरेक्टली। ये इधर आ जाएगा, 18 और 40 कितने को? 58, 58/3। सिंप्लीफाई करें इसको तो 58/3 कितना हो गया? 2
बार तो ये गया, बच गए 27, तो 29.33 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब आपको मीन मीडियन मोड के अंदर ये रिलेशन आपको याद रखना है, z इक्वल टू वॉट 3 मीडियन माइनस 2x बार। ये मीन मीडियन मोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको ये याद है तो आपके लिए काम बहुत आसान होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुणोत्तर माध्य 4 है और समांतर माध्य 5 है तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अब देखो अगेन यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है। ध्यान रखना हमेशा, HM तो छोटा लिख देता हूँ मैं, HM इंटू AM का गुणा किसका होता है? GM स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, HM इंटू AM इज इक्वल टू वॉट? GM स्क्वायर। ठीक है, ये GM बोलो तो HM और AM को अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो काम थोड़ा सा आसान होगा। आपको गुणोत्तर माध्य दे रखा कितना भाई? 16, भाई 4 × 16 हो गया, और यहाँ 5 दे रखा है, कौन सा? समांतर माध्य। आपको अच्छा में कहता है तो 16/5 कितना हो गया? 3.2। GM के लिए दे रखी है और आपको AM के लिए दे रखी है। अब HM इंटू AM इक्वल टू GM स्क्वायर होता है। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये रिलेशन याद है तभी आपके लिए कहने की चीज़ें इजीली मैनेज होंगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्या दिया गया भैया? औसत दैनिक मजदूरी है फैक्ट्री A की 120, फैक्ट्री B की 96। यहाँ मजदूर की संख्या है 80, यहाँ मजदूर की संख्या 100। अब आपको बताना है, कुछ आपको इंक्लूजन निकालना है। कारखाना एक ज़्यादा मजदूरी देता है, ठीक है, कारखाना B ज़्यादा मजदूरी देता है, दोनों कारखाने समान मजदूरी देते हैं, समान दर मजदूरी चुकाते हैं, और इसका निर्धारण कर सकते हैं। अगर देखो आपको औसत दे रखा है और कुल व्यक्ति दे रखे हैं, तो कुल खर्चा कितना होगा? 12×8 96। 96 तो ये और 2 ये 9600 रुपये खर्च होते हैं, और यहाँ कितने खर्च हो रहे हैं? 9600। तो आपको दे रखा है ज़्यादा दैनिक मजदूरी चुकाता है, मतलब कुल की बात हो रही है। तो यहाँ दोनों कारखाने क्या हो रहे हैं? समान मजदूरी चुका रहे हैं। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, क्योंकि दोनों का गुणा अल्टीमेटली कितना आ रहा है? 9600। अब ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ना कि स्टैटिस्टिक्स का। दैट इज ऑल एग्जांपल अबाउट कॉमन सेंस। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अत्यधिक अस्थिर माध्य है कौन सा? देखो समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है, और आपसे पूछा कि अत्यधिक अस्थिर माध्य कौन सा है। मतलब आपसे बोल रहा है कि विच इज़ मोस्ट अनस्टेबल इन नेचर, कौन सा है। अब देखो बहुलक, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, इन सब की हम बात करें तो देखो बहुलक और माध्यिका कभी भी आप ध्यान रखना, ये दोनों ऐसे माध्य हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू, अति उच्च मानने से प्रभावित नहीं होते। तो ये तो हट गए, तो ऐसे तो है ही नहीं ये लोग। तो अगर मैं बात करूँ गुणोत्तर माध्य, क्योंकि कई लोगों ने पूछा भी सर कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में मोर स्टेबल कौन सा है? गुणोत्तर माध्य, क्योंकि इसमें हम जो है वो मल्टीप्लाई करके पावर लेते हैं। इन दोनों में एक्सट्रीम वैल्यू से कम प्रभावित कौन होगा? आपको बाय डिफॉल्ट गुणोत्तर माध्य, और सबसे कम प्रभावित यही होता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता मेरा आंसर। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा है? वो है समांतर माध्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना ही है। अगला देखते हैं 25 अवकुल। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दे रखा है, तो माध्य क्या होगा? ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट ने मुझसे बाय डिफ़ॉल्ट इस नाम, ऐसे नाम पूछ के अलग अलग तरीके से पूछा है। अब देखो समीशन x - 7 बराबर -8 दे रखा है, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं से बोल दूँ समीशन x 25 अवकुल हो गए, तो आपको पता है समीशन 7 बराबर क्या होगा? -8। अच्छा समीशन i गोज़ टू 7 है, तो 25 7 175, तो समीशन x किसके बराबर हो गया? 175। तो ये प्लस के 175 तो प्लस के हो जाएंगे, उधर है कि माइनस का 8 है, तो कितना हो गया? 160 माइनस का 175 होगा ना। समीशन 7 है, 27 × 5 25, 25 × 7 175,
175 में से 8 का तो कितना आ गया 167। ये समीशन x का मान मुझे बताया। x बार क्या होता है भैया, समीशन x अपॉन n, यानी कि 167 में आपको किसका भाग देना है 25 का। बस सिंपल है। अब इसका क्या होगा, बहुत सिंपल भाई, इसका आंसर 7 तो नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 25 में मालूम मुझे लगभग 7 भी नहीं आ सकता, कम ही जाएगा, तो 6.68 इसका आंसर है। देखो क्या होता है, ये कई बार हमको कैलकुलेट नहीं करना होता, समझने की कोशिश करना, हमें कई बार IQ से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आपको अगर IQ पता है तो काम आसान होगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सममित वितरण में देखो समझना आंसर की बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सममित वितरण के लिए Q1 और Q3 का मान है 20 और 40, तो P50 का मान क्या होगा। देखो यहाँ मैं P50 बोलूँ, मीडियन बोलूँ, D5 बोलूँ, ठीक है, या मैं बोलूँ, बस मेन तो यही है, ठीक है, ये कुछ भी बोलूँ तो इस सबका मीनिंग एक ही होता है। कभी दुखी मत होना कि सर क्या बकवास है, आपने मीडियन बोल दिया, D5 बोल दिया, ठीक है, तो ये एक ही बातें होती हैं, क्योंकि सब कुछ अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों के तीनों मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सममित में तो बराबर है, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस है नहीं, सिमिलर डेटा है। Q1 Q3 आपको दे रखे हैं, मतलब ये आपको दे रखे हैं, और मैं आपसे मीडियन पूछ रहा हूँ, ये बिल्कुल मीडियन बात पूछ रहा हूँ, तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 20 + 40 अपन 2 कितना हो गया 30। ये मेरा फाइनल आंसर है, दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मीडियन बोले, D5 बोले, P50 बोले, हमेशा बात एक ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि विभिन्न समूह के पदों की संख्या और समांतर माध्य पता हो तो सभी समूह के लिए समांतर माध्य की गणना के लिए उपयुक्त होते हैं। अच्छा, क्या बोला मैंने, पदों की संख्या पता है और समांतर माध्य पता है, तो आप कौन सा इस्तेमाल करोगे समांतर माध्य। तो मैं बता दूँ, गुणोत्तर माध्य नहीं करते, भारित माध्य नहीं करते, तो बेस्ट आंसर क्या होता है, सामूहिक समांतर माध्य। आपको याद बता दूँ, मैं x बार 1 2 3 मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n1 x बार 1, n2 x बार 2, n1 x बार 3। 2 के लिए कुछ अच्छा था, याद है, x बार 1 2, n1 x बार 1, n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। करेक्ट आंसर इज व्हाट दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाय डिफॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सभी पद मूल्यों में से 50 घटा दिया जाए तो समांतर माध्य क्या होगा। अब एक मैथ्स की प्रॉपर्टी थी, यदि सभी पद मूल्यों में से कोई चीज़ जोड़ दी जाए, कोई चीज़ घटा दी जाए, कोई चीज़ गुणा कर दी जाए, या कोई चीज़ भाग दी जाए, तो जो हम सभी पद मूल्यों के साथ करते हैं वही चीज़ मीन के साथ भी होती है। यदि समझे 50 घटा रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका समांतर माध्य भी क्या होगा, घट जाएगा 50। अब ऑप्शन से 10 बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, 0 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर व्हाट घट जाएगा। और कितना घट जाएगा वो भी मुझे पता है, 50 घट जाएगा, तब करेक्ट आंसर व्हाट बी। अगला देखते हैं, समंग दे रखें 11 9 8 ये कुछ भी, और माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान रखना, अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, ये समझना, इसके लिए आपको उनको अरेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे अरेंज करना पड़ेगा मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही। सबसे छोटा कौन है भैया, इसमें मुझे 9 ही दिख रहा है। अब सबसे पहले छोटा कौन है भैया, इसमें 8 दिख रहा है, 8 को काट दिया, ठीक है, 8 कैंसिल हो गया। 8 से बड़ा कौन है, अच्छा 8 से नीचे मुझे 7 भी दिख गया अब तो 7 है, फिर 8 है, 7 भी काट दो, ठीक है, फिर 9 है कि 9 कितने हैं, 1 2 3, 3 तो मुझे 9 ही दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 9 9 9। अगला कौन सा, 9 के बाद फिर है 10, ये 10, फिर कौन है भैया 10 के बाद 11 2 बार, 11 11 11, ये भी फिर हो गए। फिर आपके पास है, अच्छा 10 भी 2 बार थे, 10 भी हमारे पास 2 बार थे, ठीक है, क्या लिख देता हूँ, ये 10, ये कुछ भी नहीं है भैया, है ना। फिर 15 और 17। अब सोचो एक मिनट, कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गई। अब मैं कह रहा हूँ 11 + 1/2 अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये मीडियन का फॉर्म था n+1/2, तो छठी ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो गया 10। मेरा फाइनल आंसर कितना है 10।
भाई जब भी हम मीडियन निकालेंगे तो मैंने आपको बताया है डेटा को या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते क्रम में जमाइए और उसके बाद मीडियन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अधिकतम मूल्यों का किस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने बताया समांतर माध्य पे पड़ता है साहब, गुणोत्तर माध्य पे पड़ता है साहब, माध्यिका पे हात्मक माध्य पे पड़ता है, सभी माध्यों में तो पड़ता है, पर सबसे कम किस पर पड़ेगा, गुणोत्तर माध्य पे। और ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अधिकतम मूल्यों का प्रभाव किस पे नहीं पड़ेगा, माध्यिका और बहुलक पे कभी नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें हमारा, बाय डिफॉल्ट बी, मतलब माध्यिका पे नहीं पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक विषमता वाली श्रेणी में कौन सा माप युक्त होगा। मतलब जहाँ पे हाईली डेविएशन हो, बहुत ज़्यादा विषमता हो, तो वहाँ पे कौन सा माध्य इस्तेमाल करना चाहिए। अत्यधिक विषमता वाली श्रेणी में कौन सा माध्य सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, अब सोचिए, क्या ज्योमेट्रिक मीन वहाँ लेना चाहिए, ठीक है, या हार्मोनिक मीन लेना चाहिए, या अब समझ आंसर। जहाँ पर भी अत्यधिक विषमता है तो वहाँ ज्योमेट्रिक मीन हम नहीं लेते हैं और मीन भी नहीं लेते हैं, वहाँ हम हमेशा क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। अत्यधिक विषमता वाली श्रेणी में हम किसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, हार्मोनिक, क्योंकि वो रेसिप्रोकल करके उस विषमता को क्या कर देता है, नेग्लेक्ट और नेग्लिजिबल करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का ये, गुणोत्तर माध्य का प्रयोग गणना करने में होता कौन सा, जनसंख्या वृद्धि दर में, राष्ट्रीय वृद्धि दर में, दोनों की वृद्धि दर में, और इनमें से कोई नहीं। अब समझना ध्यान से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस्तेमाल कहाँ पर होता है। देखो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है, क्या बोला मैंने, रेट ऑफ, ठीक है, वहाँ पर हमेशा हम गुणोत्तर माध्य का इस्तेमाल करते हैं। देखो जब भी देखो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस जहाँ परसेंटेज में है, ग्रोथ रेट की बात हो रही है, वहाँ सभी जगह हम बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करते हैं गुणोत्तर माध्य का। जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या होगी, परसेंटेज में, राष्ट्रीय आय की दर भी किस में वृद्धि होगी, परसेंटेज में। तो अतः इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, दोनों की वृद्धि दर में। दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच, लगातार बने रहे आपको की लाइव में। आई होप कि जो मैंने मेथड बनाया है वो आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा और पढ़ने में और इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच, लगातार बने रहे आपको की लाइव पे।